अध्याय 281 शहर निर्माण योजना प्रस्थान किलाबंदी योजना प्रथम चरण। पूरे शिलान शहर को लामबंद किया गया था। 65,000 से अधिक बचे हुए लोगों वाले 1072 काफिले और जांच कोर के 12,256 सैनिक, जिन्हें 3 मुख्य रक्षात्मक गणों में विभाजित किया गया था। पूर्वी शहर इस्पात कारखाना, हथियार कारखाना, रक्षा पंक्ति सर्वोच्च कमांडर यू। उन्होंने पूर्वी दीवार की रक्षा के लिए मेका यूनिट और जांच कोर की 3री और 5वीं बटालियन का नेतृत्व किया। आर्कटिक विंड एलायंस और 80 काफिले ने इस्पात कारखाने के औद्योगिक क्षेत्र की रक्षा की, जबकि वारियर्स काफिले, टॉर्च एलायंस और 160 काफिले ने शिलान हथियार निर्माण संयंत्र को संभाला। हालांकि कम क्षेत्र होने के कारण पूर्वी पंक्ति में लोगों की संख्या सबसे कम थी, लेकिन आर्कटिक विंड एलायंस जैसे प्रमुख काफिलों की उच्च स्तरीय मारक क्षमता ने इसकी भरपाई की, जो दर्जनों नियमित टीमों की शक्ति के बराबर थी। उत्तरी शहर, रेलवे, हवाई अड्डा, रक्षा पंक्ति सर्वोच्च कमांडर बहादुर, जांच कोर की 1ली, 2री, 4थी और आर्टिलरी 7वीं बटालियन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने उत्तरी दीवार को सुरक्षित किया। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1, इन्फिनिटी ट्रेन, परिणीति और 22 अन्य डूम्सडे ट्रेन इकाइयों के साथ साथ नॉर्थ विंड एलायंस, बिग ईगल काफिले, चेजिंग सन काफिले और फास्ट रनर काफिले सहित 78 काफिले ने शिलान रेलवे टर्मिनल की रक्षा की। कुल मिलाकर 100 काफिले, जोकर काफिले, विजय काफिले और 300 अन्य बड़े और छोटे काफिले ने शिलान हवाई अड्डे की रक्षा पंक्ति की सुरक्षा की। दक्षिणी शहर, दुर्गा रडार एयर स्टेशन, रक्षा पंक्ति सर्वोच्च कमांडर आमिर, 6ठी और आर्टिलरी 9वीं बटालियन, सहायता इकाइयों और टोही इकाई की कमान संभालते हुए उन्होंने दक्षिणी फैंगलन पहाड़ों के साथ रक्षा पंक्ति को संभाला। यहाँ का इलाका अधिक खुला था और कॉस्मिक काफिले तथा 432 अन्य काफिले रडार एरे से दक्षिणी शहर की दीवार तक एक पंक्ति में खड़े थे, जिससे एक पूरक सुरक्षा तंत्र बना। यद्यपि दक्षिण में सबसे अधिक लोग थे, लेकिन पहाड़ों और रडार स्टेशनों पर निर्भरता के कारण यहाँ दबाव कम था, इसलिए अधिकांश छोटे काफिले यहीं एकत्र हुए थे। हवाई युद्ध कमान की जिम्मेदारी शाहिद के पास थी, जो ड्रेडनॉट क्लास एरोस्पेस करियर पर तैनात थे। उन्होंने वॉरहॉक क्लास गनशिप, लाइटनिंग 2 फाइटर्स और H-50 बॉम्बर्स का नेतृत्व किया ताकि हवाई हमले और बमबारी के माध्यम से तीनों रक्षा पंक्तियों को सहायता प्रदान की जा सके। किलाबंदी योजना द्वितीय चरण। एक 175 सदस्यीय एबिलिटी हंटिंग कोर का गठन किया गया, जिसमें 35 रैम्पेज लेवल और 140 टाइटन लेवल के क्षमतावान उपयोगकर्ता शामिल थे। उनका संचालन केंद्र सेंट्रल प्लाजा था, जहां से वे मोबाइल शिकार अभियान शुरू करेंगे। अन्य सभी क्षमतावान उपयोगकर्ताओं और एनहांसर्स को मुख्य रक्षात्मक बुर्जों पर तैनात किया गया था। सर्वोच्च कमांडर तेज। इस कोर को 35 5 सदस्यीय दस्तों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में एक रैम्पेज लेवल क्षमतावान उपयोगकर्ता या एनहांसर शामिल था। क्षमता के प्रकार के आधार पर प्रत्येक दस्ते में गतिशीलता, सहायता या रक्षा में कुशल सदस्य भी शामिल किए गए थे, हालांकि उड़ान भरने में सक्षम उपयोगकर्ता सीमित थे। कुछ पूरे दस्ते पावर आर्मर पहनने वाले एनहांसर्स के थे, जो इमारतों पर चढ़ने और छतों को आसानी से पार करने में फुर्तीले थे। उदाहरण के लिए, राघव के स्थान पर इन्फिनिटी ट्रेन की रक्षा और कमान पूनम, नीतू और राज को सौंप दी गई थी। रजिता ने एक मेक यंत्र संचालित किया, जबकि कीकी, फायर ब्रो, सुमी और चिराग सभी को विशिष्ट हंटिंग दस्तों में भर्ती किया गया। कीकी, तेज, ली जून, सुदीप और प्रजेश ने एक मुख्य हमलावर टीम बनाई, जिसे दुश्मनों को लुभाने के लिए हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम ले जाने का काम सौंपा गया। यह अत्यधिक जोखिम और कठिनाई वाला मिशन था। अंत में राघव, पोल्टू और प्रसेनजीत के नेतृत्व में एक यूनिट 01 टीम को यूनिट 01 को फिर से सक्रिय करने का काम सौंपा गया, जो किलाबंदी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और संभवतः वह तत्व जो युद्ध की पूरी बाजी पलट सकता था। ये पूरी रणनीति है। एक बार रक्षा पंक्तियां स्थानांतरित हो जाने के बाद फीनिक्स गोला बारूद और रसद की अंतिम आपूर्ति शुरू कर देगा। 6 बजे, गॉस्पेल हॉल कमांड सेंटर। कमांडर यू ने समय देखा और कमरे में मौजूद सभी लोगों को दृढ़ स्वर में संबोधित किया। इस क्षण से हमारे पास तैयारी के लिए लगभग 12 घंटे हैं। उस समय के दौरान हमें कुछ चीजें पूरी करनी होंगी। 1. तीनों क्षेत्रों में जांच कोर जीवित बचे लोगों के काफिले और क्षमतावान उपयोगकर्ताओं को लामबंद करें ताकि किसी भी उपयोगी चीज, कंक्रीट की दीवारों, स्टील की प्लेटों, कटीले तारों, टैंक रोधी बैरिकेड्स का उपयोग करके रक्षात्मक संरचनाएं बनाई जा सकें। ठोस रक्षात्मक घेरा बनाने के लिए बख्तरबंद वाहनों और ट्रकों का उपयोग करें। 2. पूरी कवरेज और सुचारू गोला बारूद आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से मारक बिंदु फायर पावर पॉइंट्स स्थापित करें। प्रत्येक रक्षा क्षेत्र की कठिनाई के अनुसार क्षमतावान उपयोगकर्ताओं और एनहांसर्स को नियुक्त करें। 3. दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए जाल बिछाएं।
हमने पहले भी स्नोव्रेथस और ब्लड फीन्स का सामना किया है, हम जानते हैं कि वे कैसे चलते हैं। जाल का उद्देश्य मारना नहीं, बल्कि राक्षसों के झुंड को धीमा करना है। 4. सबसे महत्वपूर्ण, मनोबल। कल रात कई लोग घबराहट और आंतरिक उत्परिवर्तन के कारण हताहत हुए थे। अपनी टीमों को स्थिर रखें। डर पंजों से ज्यादा तेजी से मारता है। समझ गया, डैनियल ने तुरंत उत्तर दिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। डर हमारी मदद नहीं करेगा। सही है, पीछे हटने की कोई जगह नहीं है, ली जुन ने भारी आवाज में कहा। लेकिन जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो लोग अक्सर वह साहस पा लेते हैं जिसे वे कभी नहीं जानते थे। फिर उन्होंने राघव की ओर देखा। कैप्टन राघव, कैप्टन यू, हम समय पर आपके गुप्त हथियार के आने की उम्मीद कर रहे हैं। मैं वह सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं, राघव ने दृढ़ता से उत्तर दिया। कमांडर यू ने सिर हिलाया, फिर तेज की ओर मुड़े। तेज, तुम्हारे हंटिंग दस्तों को जल्दी टोह लेने की जरूरत है। हर चीज की पूरी तैयारी कर लो। रुकिए, भीड़ के पीछे से बाधा बोला। डायरेक्टर यू, ऐसा कैसे हुआ कि हम पोस्टमैन यूनिट को कुछ भी नहीं सौंपा गया? हमारे पास भी युद्ध कौशल है। हाँ, पोस्टमैन यूनिट के कई सदस्यों ने एक सुर में कहा। हम तेज हैं, उतने ही तेज जितने की स्टारफायर डिवीजन। कमांडर यू ने गंभीर चेहरे के साथ उनकी ओर देखा। आपका मिशन अलग है। धड़ाम, तभी दरवाजे खुले। स्मिथ और कुछ शोधकर्ता चेहरे पर जल्दबाजी के भाव लिए अंदर आए। प्रत्येक के पास धातु के बक्से थे। प्रोफेसर स्मिथ, क्या वे तैयार हैं? सिर पर पट्टियां बंधे होने के बावजूद स्मिथ और उनकी टीम ने बक्से सामरिक मेज पर रखे और उन्हें खोला। वहां 12 बेलनाकार टाइटेनियम मिश्र धातु के कंटेनर थे जो हल्के हरे रंग में चमक रहे थे। वे सब यहाँ हैं, उन्होंने हौंफते हुए कहा। शिलान में हमने जो कुछ भी अध्ययन किया है, जिसमें डार्क मार्क का पूरा प्रयोगात्मक डेटा भी शामिल है। जब तक हम इन्हें एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स, अत्यधिक ठंडे भंवर से बाहर निकाल सकते हैं और मुख्यालय में अपलोड कर सकते हैं, वे इन परिणामों को फिर से बना सकते हैं और इसे पूरी दुनिया में प्रसारित कर सकते हैं। राघव का चेहरा सख्त हो गया। उसे एहसास हुआ, अगर शहर में हर कोई मारा गया तो डार्क मार्क का डेटा बाकी मानवता तक नहीं पहुंच पाएगा। माइक ने जिस चीज के लिए जान दी, उनका सारा बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। कमांडर यू आगे बढ़े। उन्होंने एक सिग्नल बीकन उठाया और कहा, ये 12 बीकन हैं जिन्हें विज्ञान टीम ने आपातकालीन रूप से तैयार किया है। इनमें हमारे शोध का सार है। भले ही हम सभी 70,000 लोग मारे जाएं, ये जानकारी जीवित रहनी चाहिए। इसे दुनिया भर के बचे हुए लोगों तक प्रसारित करके ही हम दूसरों को उसी भाग्य को भुगतने से बचा सकते हैं। जितनी जल्दी डार्क मार्क के बारे में पता चलेगा, उतनी ही जल्दी फीनिक्स अपने शोध का विस्तार कर पाएगा और कम लोग मरेंगे। हर कोई समझ गया, यह अंतिम आकस्मिक योजना थी। कमांडर यू ने पूर्ण विनाश की तैयारी कर ली थी, लेकिन डेटा खोना नहीं चाहिए। फिर भी वे जानते थे, पोस्टमैन यूनिट के सभी सदस्यों के पास लेवल 5 मार्क्स थे। यह मिशन निश्चित मृत्यु के बेहद करीब था। पोस्टमैन यूनिट यहाँ, बाधा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसके पीछे टेंग टेंग और 24 अन्य नाइट वॉकर कुरियर गंभीरता से खड़े थे। 12 कुरियर टीमों में से प्रत्येक एक बीकन लेगी। डालियांग, क्वानचेंग या शिलिन की ओर बढ़ें। आपका एकमात्र लक्ष्य कोल्ड वोर्टेक्स के पार जाना और संदेश पहुंचाना। सबकी आंखें नम हो गईं। यह एक ऐसी रणनीति थी जहां सफलता सुनिश्चित करने के लिए बलिदान देना तय था। जी सर, बाधा ने जल्दी से एक बीकन पकड़ा और हंसते हुए कहा, चिंता न करें, हम इसे पूरा कर लेंगे। शर्म की बात है कि हम यहाँ राक्षसों को पीटने के लिए रुक नहीं सकते। पहले भागना होगा। हाँ टिल्ड, हाँ, आसान काम है ना? एक अन्य पोस्टमैन ने मुस्कुराते हुए मजाक किया और बीकन ले लिया। मिनटों में सभी 12 बीकन ले लिए गए, बिना किसी हिचकिचाहट के। बाधा के बगल में खड़ी टेंग टेंग घबराहट में गम चबा रही थी। उसने उसके कंधे को थपथपाया और फुसफुसाया, ठीक है, बस किसी भी दूसरे दिन की तरह। उसने चुपचाप सिर हिलाया। समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। सब लोग निकलें। कमांडर यू ने आधिकारिक आदेश दिया। जैसे ही सब अपने आदेशों का पालन करने के लिए बिखरे, हॉल खाली हो गया। शुभकामनाएं, राघव ने बाधा के पास जाकर कहा। आशा है कि हम फिर मिलेंगे। अपशकुन मत करो टिल्ड, बाधा मुस्कुराया। बेशक हम मिलेंगे। राघव ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही सब बिखरने लगे, बाधा ने एक गहरी सांस ली और अपने दस्ते को संबोधित किया, ठीक है दोस्तों, अपनी नज़रें नीची रखना। मुख्यालय में हमारे लिए जाम तैयार मिलेंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तुम लोग बस सुस्त मत पड़ना। हम नहीं चाहते कि मुख्यालय को हमसे पहले 11 प्रतियां मिल जाएं। टिल्ड, चुप रहो। मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। सपना देखते रहो, मुझसे तेज कोई नहीं है। पोस्टमैन यूनिट ने मजाक किया और हंसे, जैसे कि खतरा मौजूद ही न हो।
बाधा। पीछे से एक आवाज आई। वह ठीक उसी समय पीछे मुड़ा जब कोई चीज उसकी ओर फेंकी गई। वह उसके हाथों में आ गिरी, उसकी आंखें चमक उठीं। हे, आखिरकार तुमने इसे दे ही दिया। हम। तेज ने उसे एक जटिल नजरों से देखा। बाहर बहुत ठंड है, अपने हाथ गर्म रखना, तेज भागना। शुक्रिया। बाधा ने जिंगहुआ फेंजियू की बोतल पकड़ी, उसे हिलाया, फिर हाथ हिलाकर चला गया। तेज उसे जाते हुए देखता रहा, उसके चेहरे पर एक परछाई सी छा गई। उसने अपनी धीमी आवाज में फुसफुसाया, मेरे भाई, मरना मत। फ्लेम थ्रोवर, भारी मशीन गन, ऑटो कैनन, आग हथियार सब घेरे की ओर भेजो। फायर पॉइंट सेट करने का इंतजार करो। सभी मोबाइल फायर पावर यूनिट्स फैल जाएं और सहायता प्रदान करें। सभी एंटी एयर फायर यूनिट्स रिपोर्ट करें। ऊपर आसमान से देखने पर रात के अंधेरे में स्टील का एक विशाल जुलूस दिखाई दे रहा था। शहर के दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी जिलों के काफिलों की रोशनी एक जगह मिल रही थी और तेज होती जा रही थी। पूर्वी स्टील प्लांट में जो कारखाने और गोदाम कभी खाली थे, अब हर तरह के डूम्सडे वाहनों से भरे हुए थे। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास की सड़कें पूरी तरह से बख्तरबंद वाहनों से घिरी हुई थीं। अंदर जांच कोर की भारी तोपों के बैरल कारखाने के रोशनदानों से बाहर निकले हुए थे, जबकि जंग खाए हुए कन्वेयर बेल्ट को चक्राकार बैरिकेड्स में तब्दील कर दिया गया था। कारखाने की इमारतों के हर ऊंचे बिंदु पर एंटी फ्रीज कोटिंग और भारी मशीन गन बुर्ज वाली YJ-03 एंटी एयर तोपें तैनात थीं। जैसे जैसे अधिक रक्षात्मक ढांचे, कटीले तारों की बाढ़, पत्थर के ढेर बनाए जा रहे थे, लोग तेजी से काम में जुटे थे। ली जुन और अन्य लोगों की कमान में स्टील प्लांट से लेकर हथियार निर्माण कारखाने तक पूरा औद्योगिक क्षेत्र लोहे का एक किला बन गया था। हजारों वाहन अंदर जमा थे, यहां तक कि कई सड़कों को भी ब्लॉक कर दिया गया था। जो कभी चारों तरफ से खुला क्षेत्र था, उसे अब केवल 3 खुले रास्तों वाले एक अस्थायी गढ़ में सील कर दिया गया था। उन 3 रास्तों पर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल तोपें तैनात थीं, जो चारों ओर से आने वाले राक्षसों के झुंड के खिलाफ अंतिम गढ़ की तरह खड़ी थीं। दक्षिणी दुर्गारडा एयर स्टेशन पर हजारों वाहन पहाड़ों के साथ कतार में खड़े थे, जो आसमान से देखने पर एक विशाल वी आकार बना रहे थे। इसने दक्षिणी शहर की दीवार के साथ मिलकर एक त्रिकोणीय रक्षा पंक्ति बनाई। फीनिक्स इंजीनियरिंग टीम जमी हुई जमीन में स्टील के एंकर पॉइंट डाल रही थी और भूकंपीय सेंसर लगा रही थी। एबिस वम की भूमिगत गर्जना की पहली आहट मिलते ही अग्रिम पंक्ति के काफिले कोल्ड लाइट फ्लेयर्स की लड़ियां छोड़ देते। वाहनों की लंबी कतार की हेडलाइट्स ने लगभग पूरी पर्वत श्रृंखला को रोशन कर दिया था। उत्तरी हवाई अड्डे की कांच की दीवारों के पीछे बहादुर और फ्रंटलाइन कमांड स्टाफ हाई वोल्टेज आयन दीवारों की प्लेसमेंट को ठीक कर रहे थे। 300 काफिलों के 2000 से अधिक वाहनों ने विशाल टर्मिनल भवन को एक किले में बदल दिया था। रनवे पर बेकार पड़े विमानों को मोबाइल बंकरों और स्वचालित गन टावरों में बदल दिया गया था। पंखों पर लगे बुर्ज सर्विलांस ड्रोन के निशाने का पीछा कर रहे थे। रनवे पर इंजीनियर और बचे हुए लोग कड़कड़ाती हवा के बीच बारूदी सुरंगें, स्पाइक ट्रैप, वायर ट्रैप और जलती हुई खायां बिछा रहे थे। यहां तक कि कंट्रोल टॉवर भी भारी मशीन गन और तोपों से लैस था। उसकी तुलना में रेलवे स्टेशन की तरफ की व्यवस्था अपेक्षाकृत सरल थी। इन्फिनिटी ट्रेन और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 के इर्द गिर्द 20 से अधिक स्टील ट्रेनें ट्रैक जंक्शन पर यात्री स्टेशन के साथ एक उल्टा टी आकार बना रही थीं। पटरियों के दोनों सिरों को पत्थरों से सील कर दिया गया था, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यहां खड़ी डूम्सडे ट्रेनें अब फिक्स्ड किले बन चुकी थीं। राक्षसों का झुंड लगभग पूरी तरह से स्टेशन के सामने वाले चौक और मुख्य रास्तों से आने वाला था। ये स्थान अब एक केंद्रीय हब स्तरीय रक्षा अवरोध था। इन्फिनिटी ट्रेन और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 को उत्तरी ट्रैक पर ले जाया गया था। अंकल और शेन के संयुक्त काफिले ने यात्री भवन के सामने वाले चौक की किलेबंदी शुरू कर दी थी। अग्रिम पंक्तियों में कंटेनर खायों की 3 कतारें खड़ी की गई थीं और 1000 से अधिक भारी मशीन गन, ऑटो कैनन, गैटलिंग गन, फ्लेम थ्रोवर, आग पल्स डिसरप्टर्स, हाई वोल्टेज आयन दीवारें, सब कुछ तैनात कर दिया गया था। यहां तक कि काफिलों और इन्फिनिटी ट्रेन के सबसे गहरे छिपे हुए भंडार भी निकाल लिए गए थे। राघव ने चौक पर विभिन्न काफिलों की मदद के लिए गैटलिंग गन का एक जत्था भी तुरंत तैयार किया था। रजिता की शाली के अलावा चौक पर जांच कोर का एक मेचा दस्ता और जीवित बचे लोगों के कई मेचा भी तैनात थे। इन्फिनिटी ट्रेन के अंदर राघव तत्काल काफिले के नेताओं के साथ बैठक कर रहा था। लेवल 5 मार्क आप में से कोई भी इसके लिए अजनबी नहीं होना चाहिए। ये मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला है, उस लड़ाई से भी बड़ा जब हम बर्फीले मैदान स्नोफील्ड से बाहर निकले थे, और कल रात की लड़ाई से भी कहीं अधिक भीषण। लेकिन इस बार हमारा लक्ष्य राक्षसों के झुंड को खत्म करना नहीं है, बल्कि समय खरीदना है। बोगी नंबर 2 के अंदर राघव ने चारों ओर देखते हुए कहा, हम जितनी देर तक टिके रहेंगे उतना ही अच्छा होगा।
हमारा असली लक्ष्य एस क्लास स्काईबॉर्न ब्लैकथॉर्न को बाहर निकालना है। जब तक हम उसे मार गिराते हैं और लेवल 5 मार्क को मिटा देते हैं तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। पूनम, राज, रजिता, कीकी, प्रजेश, सुमी, चिराग और ओपू सभी वहां मौजूद थे। हर कोई गंभीर दिख रहा था, यहां तक कि निडर रहने वाली रजिता भी स्पष्ट रूप से तनाव में थी। रिया फीनिक्स द्वारा भेजे गए कोल्ड डार्क रिएजेंट्स का बक्सा ले आई, साथ ही हरे रंग के तरल की बोतलें भी, जो सब्जियों का जूस था। मैंने बाधा से बात की थी। इनका उपयोग करने से तुरंत शक्ति में बहुत बड़ी वृद्धि भले ही न हो, लेकिन ये आपकी क्षमताओं को जल्दी से बहाल कर देंगे और मानसिक शक्ति को बढ़ा देंगे। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि ये किसी हद तक डार्क इन्वेजन अंधेरे का आक्रमण को सक्रिय कर सकते हैं, इसलिए मैंने रिया से इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए वेजी जूस तैयार करने को कहा है। ट्रेन में मौजूद हर किसी को वेजी जूस मिलेगा, बस सावधानी के तौर पर। लेकिन हमारे पास ये रिएजेंट सीमित संख्या में है, इसलिए आप सभी को ये पहले मिलेंगे। रजिता ने रिएजेंट और जूस की बोतल उठाते हुए भौहें सिकोड़ी। हम इन्हें अभी क्यों नहीं पी सकते? क्या लड़ाई से पहले अपनी शक्ति बढ़ाना बेहतर नहीं होगा? तुम पी सकती हो, राघव ने सिर हिलाया। यह एक लंबी चलने वाली लड़ाई होगी, इसलिए इवॉल्वर्स इसे पहले ले सकते हैं। उसने कीकी और प्रजेश की ओर देखा और बॉक्स में बचे आखिरी 2 रिएजेंट उन्हें थमा दिए। तुम दोनों अपनी क्षमताओं का बहुत अधिक उपयोग करते हो, सावधानी के लिए एक अतिरिक्त रख लो। कीकी ने चिंता के साथ दोनों कोल्ड डार्क रिएजेंट्स लिए। तुम्हारा क्या? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राघव ने अपने पास रखा एक बैग उठाया। मैं परीक्षण इनाम से मिले सभी 5 ले आया हूँ। उस मेक यंत्र को चालू करने में मेरी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो सकती है। 5? क्या तुम्हें डार्क इन्वेजन का डर नहीं है? कीकी ने चौंक कर पूछा। मैं संभाल लूंगा, रिया ने आगे कहा। यू के विश्लेषण के आधार पर एस क्लास ईरी एंटिटी पारंपरिक हमलावर तरीकों का उपयोग नहीं कर सकता है। सतर्क रहें। साथ ही एबिस वम पर भी नजर रखें, चूंकि आप हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम ले जा रहे हैं, इसलिए आप पर दोनों तरफ से हमला हो सकता है। कोई बात नहीं। प्रजेश ने दोनों शीशियों को कसकर पकड़ा हुआ था, वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। वास्तव में उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। भाई राघव और पूरे शहर का मुझ पर भरोसा। क्या यह अपनी सीमाओं को तोड़ने और नायक बनने का सही समय नहीं है? धन्यवाद भाई राघव, यही मैं सुनना चाहती थी। कीकी मुस्कुराई और इस बार उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया। अगर हमने वास्तव में उस एस क्लास को मार गिराया तो न केवल तुम हजारों लोगों की जान बचाओगे, बल्कि तुम दुनिया का पहला एस क्लास किल रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हो। पहला किल। प्रजेश की भौहें सिकुड़ी। टच, ये तो मैं वास्तव में। उसने थूक गटका, उसकी आंखें घूमी और फिर वह अचानक मुड़ा और पीछे की बोगी की ओर दौड़ पड़ा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इस साधक ने 30 मिनट से अधिक समय से ढिलाई बरती है, अब और देरी नहीं होनी चाहिए। पहले किल के लिए नहीं, ओह मेरा मतलब है साधना के लिए। वह स्पष्ट रूप से जोश में भरकर वहां से भाग गया। कैप्टन राघव, सुरक्षित रहिएगा। सुमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमारी चिंता न करें, हम ट्रेन की रक्षा करेंगे। चिराग, नीतू और अपू सभी ने सहमति में सिर हिलाया। राज ने अपनी विशाल स्टील स्लेयन ग्रेट स्वॉर्ड को थपथपाया और कहा, चिंता मत करो भाई राघव, मैं अपनी जान देकर सबकी रक्षा करूंगा। अच्छा। राघव की नजरें स्थिर हुईं। वह पूनम की ओर मुड़ा। चूंकि सुमी और चिराग हंटिंग स्क्वाड में हैं, इसलिए गतिशीलता बढ़ाने के लिए उन्हें अपना TRP 100 सूट दे दो। क्या? चिराग दंग रह गया। लेकिन मैं। राघव ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस वैसा ही करो। मिस पूनम अब इन्फिनिटी ट्रेन का नेतृत्व कर रही हैं, इसलिए मैंने उनके लिए एक नया सूट बनाया है। नया ब्लैक हॉक 100 सूट पूर्ण युद्ध क्षेत्र जागरूकता और डेटा एकीकरण से लैस था। राघव ने इसे पूनम के लिए जल्दबाजी में बनाया था, न केवल उनकी सुरक्षा के लिए, बल्कि उनके पुराने सूट को चिराग के लिए खाली करने के लिए भी, जो अपनी इवॉल्वर फुर्ती के बावजूद बिना 100 सूट के आने वाले राक्षसों के झुंड में गंभीर खतरे में होता। ठीक है, धन्यवाद कैप्टन राघव। चिराग उत्साह से झूम उठा। ठीक है, तो यही योजना है। मुझे अब निकलना होगा। तुम लोग किलेबंदी संभालो। बिना किसी देरी के राघव ने बैठक समाप्त की और सबको तैयारी करने को कहा। उसने पूनम को बुलाया और बोगी नंबर 1 की ओर चला गया, जहां उसने एक धातु का लॉकर खोला और एक नया बना हुआ 100 सूट दिखाया। इसे पहन कर देखो। इसके फंक्शन थोड़े जटिल हैं, लेकिन इसमें स्मार्ट कंट्रोल हैं। बेहतर होगा कि इसे अभी पहन लो ताकि इसकी गति की आदत हो जाए। पूनम नए ब्लैक हॉक साइलेंट हंटर आर्मर को देखकर दंग रह गई। मैं इसे कैसे पहनूं? बीप। राघव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया।
कवच एक होलोग्राफिक इंटरफेस के साथ चमक उठा, उसके चेहरे को स्कैन किया और फिर उसकी चेस्ट प्लेट खुल गई। लेग बोल्ट्स और ब्रेसेस एक यांत्रिक फुफकार के साथ अपने आप अनलॉक हो गए। इसके अंदर थर्मल रेगुलेशन सिस्टम है, भारी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। पूनम ने सिर हिलाया, अपने भारी गियर उतारे और सावधानी से खुले कवच के अंदर कदम रखा। ब्लैक हॉक साइलेंट हंटर आर्मर सक्रिय हो रहा है। सिस्टम डायग्नोस्टिक्स चल रहा है। सिस्टम की बर्फीली महिला आवाज गूंजी और उसका HUD स्टेटस बार से भर गया। मोबिलिटी, डिफेंस, रडार, सिचुएशनल अवेयरनेस, लाइफ सपोर्ट, प्रत्येक मॉड्यूल एक एक करके सक्रिय हो रहा था। कवच के पुर्जे कस गए और लॉक हो गए। डायग्नोस्टिक्स पूरा हुआ। मल्टी पैनल टॉसो आर्मर उपयोगकर्ता के महत्वपूर्ण संकेतों के साथ सिंक हो रहा है। एक्सोसूट कॉन्फ़िगरेशन को समायोजित किया जा रहा है। क्या आप चाहेंगे कि आवाज़ उसके चारों ओर गूंज रही थी, डेटा की धाराएं उसकी नज़रों के सामने तैर रही थीं। कवच शक्तिशाली लेकिन स्लीक महसूस हो रहा था, जो उसे उसकी पहले की तुलना में कहीं अधिक ताकत और फुर्ती प्रदान कर रहा था। क्लैंग क्लैंग, पूनम लॉकर से बाहर निकली। अब वह सिर से पैर तक चमकदार काले कवच में ढकी हुई थी। उसके हेलमेट का होलोग्राफिक सेंसर एरे नीले रंग में चमक रहा था। वह तारों से उतरी हुई किसी मेचा देवी की तरह लग रही थी। राघव स्तब्ध होकर देखता रह गया। इस दृश्य ने उसके मैकेनिकल दिल में कुछ गहरा जगा दिया। ये वही भविष्य था जिसे बनाने का उसने सपना देखा था। मिस पूनम, आप अविश्वसनीय लग रही हैं। वह एक किस चुंबन के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हेलमेट की फेस शील्ड अपने आप उसे रोकने के लिए ऊपर आ गई। राघव रुका, अजीब तरह से हंसा और आह भरी। मैं एक खतरनाक मिशन पर जा रहा हूं और तुम मुझे एक किस भी नहीं करने दोगी। ऐसा नहीं है। पूनम सूट के साथ संघर्ष कर रही थी। मुझे बस अभी तक ये पता नहीं है कि इसका उपयोग कैसे करना है। कोई बात नहीं, लौटने पर मैं अपना किस ले लूंगा। राघव मुस्कुराया। जितनी जल्दी मैं जाऊंगा उतनी ही जल्दी वापस आऊंगा। सुनो, पूनम ने उसे जाते हुए देखा, उसका दिल भारी हो गया। राघव, बेहतर होगा कि तुम सही सलामत वापस आओ। अगर तुमने चोट खाने की हिम्मत की या अगर तुम वापस ही नहीं आए। वह संचार यंत्र में चिल्लाए, उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी थी। तो मैं बस तुम्हारे क्रेडिट काट लूंगी। राघव ने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसने ये सुना और झटके से लगभग लड़खड़ा गया। चिंता मत करो, वह मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। हम सितंबर की भोर देखेंगे। शुशश। बर्फीली हवाएं चल रही थीं और राघव की मानसिक ढाल के अंदर था। अंतहीन हिमपात के कारण नीचे के शहर को देखना लगभग असंभव था। उसने कीकी से उसे हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए कहा था, जहां एम्परर प्रोजेक्ट की टीम इंतजार कर रही थी। समय बचाने के लिए रीबूट टीम विमान के जरिए सीधे त्राकामार आइस कैन्यन का जोखिम भरा रास्ता ले रही थी। पूरी यात्रा के दौरान कीकी ने कुछ नहीं कहा। राघव ने नज़र डाली और देखा कि उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह बहुत खुश नहीं लग रही थी। क्या बात है? उसने पूछा। तुम मुझे त्राकामार आइस कैन्यन क्यों नहीं ले जा रहे हो? कीकी ने रूखेपन से कहा। आमतौर पर राघव हमेशा उसे मिशन पर साथ ले जाता था। वे पूरी तरह से एक दूसरे के तालमेल में थे, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया था। सच तो यह है कि राघव ने उसे साथ ले जाने पर विचार किया था, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद उसने उसे पीछे छोड़ने का फैसला किया। मुख्य कारण ये था, उसे संदेह था कि स्नोफील्ड के लगभग सभी राक्षस पहले ही भोपाल शहर के चारों ओर जमा हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यह उनका अंतिम लक्ष्य है। ऐसे में अकेले त्राकामार जाने का मतलब वास्तव में कम दबाव हो सकता था। राघव को कम से कम ऐसी ही उम्मीद थी। ये रीबूट प्लान और बाधा के कुरियर मिशन दोनों के लिए फायदेमंद होगा। दूसरा कारण हंटिंग टीम थी। उच्चतम क्षमता सूचकांक वाले बचे लोगों में की शीर्ष 3 में आती थी। यदि वह और राघव दोनों चले जाते तो टीम पर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता। असली खतरा हमेशा यहीं भोपाल शहर पर मंडरा रहा था। शायद अधिकांश राक्षस भोपाल शहर के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं, उसने अंत में धैर्यपूर्वक समझाया। तुम्हारी क्षमताएं शहर के अंदर शिकार करने में फायर ब्रो की मदद करने के लिए अधिक उपयोगी होंगी। टच और वहां जाना बिल्कुल सुरक्षित है ना? कीकी ने फुफकारते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से नाखुश थी। राघव जानता था कि वह सिर्फ चिंतित थी, इसलिए उसने जवाब दिया, अब सुरक्षित जैसी कोई चीज़ नहीं बची है। लेकिन अगर हम उस मेचा को चालू कर लेते हैं तो हमारे पास उस चीज़ के खिलाफ एक असली तुरुप का पत्ता होगा जो ऊपर मंडरा रही है। बस यहीं रहो, फायर ब्रो और तेज के साथ काम करो, ठीक है? समझ गई, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है। कीकी ने बुदबुदाते हुए उसे एक जटिल नज़र से देखा और अपना मुंह फेर लिया। जल्द ही बर्फानी तूफान के बीच भोपाल हवाई अड्डा दिखाई देने लगा।
रनवे पर कई लाइटनिंग 2 एरोस्पेस फाइटर्स और एक परिवहन विमान खड़े थे। दर्जनों कर्मचारी परिवहन विमान पर उपकरण, कंप्यूटर, टैंक और यूनिट 01 का ब्लैक बॉक्स कोर, मोन्यूमेंट कोर लादने में व्यस्त थे। प्रसेनजीत आंखों के नीचे काले घेरे लिए और भारी थर्मल गियर में लिपटे हुए एक एक करके उपकरणों का निरीक्षण कर रहे थे। इस बीच पोल्टू पूरी तरह से सशस्त्र और मेडिकल लाइनों से जुड़ा हुआ पहले से ही परिवहन विमान के अंदर बैठा था, चुपचाप उड़ान भरने का इंतजार कर रहा था। राघव ने कुछ जाने पहचाने चेहरे भी देखे। सशस्त्र इकाई के कैप्टन पलाश, कैप्टन राघव और कीकी को नीचे उतरते देख पलाश अपने लोगों के साथ आगे बढ़े। कैप्टन पलाश, ये सब क्या है? मैंने कमांड से पहले ही अनुरोध कर दिया था। मुझे रीबूट टीम के एस्कॉर्ट लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है। राघव ने जवाब में सिर हिलाया। पलाश के पीछे नाइटवॉकर अल्लू खड़ा था, जिसने उसे चुपचाप सिर हिलाकर इशारा किया। साफ था कि उसे तेज ने भेजा था। हम लगभग तैयार हैं। लगभग 15 मिनट में उड़ान भरनी चाहिए। हवाई क्षेत्र की टोह लेने के लिए दक्षिण से पहले ही एक टोही विमान भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। अभी भोर से पहले का समय है। अगर उन ईरी एंटिटीज ने लेवल 5 मार्क के बावजूद हमला नहीं किया है, तो यह उनके अनुशासन के बारे में कुछ बताता है। ये हमारी उम्मीद से कहीं परे है। राघव को पता था, भोपाल के बचे हुए लोगों के लिए यह एक ऐसा जाल था जिसने पूरे आसमान को ढक लिया था। कैप्टन राघव, ब्रिजेश और अन्य लोग वहां से दौड़ते हुए आए जहां वे रक्षात्मक घेरा बना रहे थे। उनके साथ जुबिन, दीपिका, अंकल, हेमंत और शेन थे। राघव मुड़ा और मुस्कुराया। अच्छा सेटअप है। यात्री विमानों को बंकरों में बदलना और ये सभी आयन दीवारें। ब्रिजेश जैसे इन बच्चों के पास ढेरों विचार हैं। अंकल मुस्कुराए। वे कमांडर यू की भी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जगह काफ़ी खुली हुई है। रक्षा करना आसान नहीं है, नॉर्थ विंड एलायंस के शेन ने कहा। कोई विकल्प नहीं है। शहर के अंदर हम घिर सकते हैं, यहाँ बाहर हम 10,000 से अधिक लोगों को तैनात कर सकते हैं, राघव ने उत्तर दिया। बाकी आप पूरी तरह से घिरे नहीं होंगे। मुख्य झुंड शहर की तरफ से हमला करेगा। सबने सिर हिलाया। कैप्टन राघव, मैंने सुना है कि आप एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। कृपया सावधान रहें। दीपिका, जो गर्भवती थी, ने ईमानदारी से उसकी ओर देखा। हाँ, हम आपके वापस आने का इंतजार करेंगे, जुबिन ने भी कहा। कैप्टन राघव, प्रसेनजीत पास आए। हम तैयार हैं। चलने का समय हो गया है। राघव ने कीकी की ओर पीछे मुड़कर देखा। जाओ, तैयारी करो। सुरक्षित रहना। मैं वापस आऊंगा। कीकी ने उसे एक नज़र देखा, फिर चुपचाप बुदबुदाया, जल्दी वापस आना। हवा के शोर के बीच राघव सबकी नज़रों के सामने परिवहन विमान में सवार हो गया। हैच बंद हो गया। कई फाइटर्स के साथ विमान ने उड़ान भरी और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ गया। अंदर प्रसेनजीत लैपटॉप लेकर बैठे थे और यूनिट 01 की वर्तमान स्थिति और उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बता रहे थे। प्रसेनजीत ने संक्षेप में बताया कि एम्परर प्रोजेक्ट में मूल रूप से ह्यूमनॉइड हथियार डिज़ाइन के 3 संस्करण थे। शक्ति की सीमाओं के कारण यूनिट 01 वास्तव में सबसे रूढ़िवादी संस्करण था। जिस एस क्लास ईरी एंटिटी का हमने सामना किया, हमने उसे ग्रे मिस्ट नाम दिया, प्रसेनजीत ने कहा। उस रात पोल्टू और अन्य लोगों ने यूनिट 01 को पायलट किया और 4 घंटे से अधिक समय तक उससे लड़ाई की। वह अंततः गायब हो गया। हमें लगा कि मेचा ने उसे डरा दिया है, लेकिन फिर प्रसेनजीत ने अपना चश्मा ऊपर किया। हमें अपने ऊपर लगे लेवल 5 मार्क के बारे में पता भी नहीं था। जब त्राकामार आइस कैन्यन में रात हुई, तो हम पर पहले से कहीं ज्यादा जोरदार हमला हुआ। 2 विशाल कीड़ों ने लगभग हमारी पूरी सशस्त्र इकाई को निगल लिया। आसमान में कम से कम 70 या 80 मीटर लंबा एक पंख वाला दानव था। हम पूरी तरह से असुरक्षित पकड़े गए, भारी नुकसान हुआ और हमें संकट का संकेत भेजना पड़ा। राघव की भौहें सिकुड़ीं। क्या आपने रात के लिए तैयारी नहीं की थी? प्रसेनजीत कुछ कहने ही वाले थे कि पोल्टू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। तैयारी? अगर यह आमने सामने की लड़ाई हो तो पंगू उन जानवरों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन अगर 10,000 हो या 10 लाख तो क्या? प्रसेनजीत ने आह भरी। हमारी टीम को एस क्लास संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। हमने कभी इतने बड़े राक्षसों के झुंड की कल्पना नहीं की थी। स्नो व्रेथस और स्नो फीन्स को इतने उच्च स्तरीय कमान के तहत हमला करते देखना दुर्लभ है। हम उसके लिए तैयार नहीं थे। राघव ने सिर हिलाया। एक हाथी भी बहुत सारी चींटियों से डरता है। क्या मैं कुछ कड़वा पूछ सकता हूँ? उसने कहा। इतनी गोपनीयता क्यों? क्या ये डिसेंट गुड को अंधेरे में रखने के लिए था या कुछ और छिपाने के लिए? प्रसेनजीत इस सवाल पर ठिठक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें।
पोल्टू ने सीधे राघव की ओर देखा। मैंने भी यही पूछा था। उन्होंने जो जवाब दिया वह बेतुका लग रहा था, लेकिन एम्परर प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद मैंने अपनी राय बदल ली। क्या मतलब है तुम्हारा? पोल्टू ने गहरी सांस ली। उसका स्वर तीखा हो गया। कयामत के शुरुआती दिनों के दौरान स्टारफ्लीट ने डाक संस्थाओं और एबिस के खिलाफ सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग करके एक विशाल जवाबी हमला किया था। उन्होंने फीनिक्स के साथ मिलकर दो चीजें सीखीं, पाताल और भी तेजी से फैल गया। और उन खौफनाक संस्थाओं ने खुद को विकसित कर लिया, खासकर रेडिएशन विकिरण झेलने की क्षमता के मामले में। राघव का चेहरा गहरा गया। तुम्हारा मतलब है तुम खुद उस अंधेरे से ही राज छिपा रहे हो? यह उसका एक हिस्सा है, प्रसेनजीत ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन बचे हुए लोगों से भी। मुख्यालय प्रोजेक्ट के पूरी तरह तैयार होने से पहले कुछ भी उजागर नहीं करना चाहता था। अगर यूनिट 01 विफल हो जाता तो ये हर किसी के भरोसे को चकनाचूर कर देता। मैं समझ गया। राघव का दिल बैठ गया। इसमें कोई शक नहीं था कि फीनिक्स की रणनीति बहुत पुख्ता थी। लेकिन पोल्टू ने जो कहा उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। यह इस बात का संकेत था कि ये अंधेरे जीव बुद्धिमान थे, अनुकूलन करने, विकसित होने और यहाँ तक कि मानवीय हथियारों का मुकाबला करने में सक्षम। यही कारण था कि पाताल को नेस्तनाबूद करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कोशिश कर चुके थे। अध्याय 282 मिस्ट क्राउन क्लोएक। आसमान की ऊंचाइयों में एक परिवहन विमान कई लाइटनिंग 2 एरोस्पेस फाइटर्स के साथ भोपाल शहर से दक्षिण पूर्व की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस समय दक्षिणी और पूर्वी जिलों के सभी विमान रोधी हथियारों ने अपने फायर कंट्रोल रडार सक्रिय कर दिए थे। तेज ने व्यक्तिगत रूप से हवाई क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के एक दस्ते का नेतृत्व किया और कुछ दूर तक उनके साथ गए। हर कोई घबराहट के साथ रीबूट टीम की रवानगी की निगरानी कर रहा था। लेकिन जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, लेवल 5 मार्क लगने के बाद भी भोपाल शहर के आसपास के क्षेत्र में कोई हमला नहीं हुआ, भले ही अभी भी अंधेरा था। बर्फीले तूफान में परिवहन विमान को ओझल होते देख एस्कॉर्ट दस्ते के साथ उड़ रहे तेज ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बुदबुदाया, उम्मीद है कि कुरियर यूनिट का रास्ता भी इतना ही आसान रहे। परिवहन विमान के अंदर राघव और एम्परर प्रोजेक्ट की टीम के सदस्य तनाव में थे। अपोकेलिप्स डे के बाद से ऊंचाई वाली उड़ानें अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो गई थीं। अब तक राघव ने आसमान में जितने भी राक्षसों का सामना किया था वे किसी नरक से कम नहीं थे। यहाँ तक कि इंदौर शहर के कॉप्स क्रूज लाश खाने वाले कौवेक ने भी भारी नुकसान पहुंचाया था। और अगर विमान क्रैश होता है तो राघव जैसा व्यक्ति भी, जो पावर सूट पहने हो, सुरक्षित लैंडिंग की गारंटी नहीं दे सकता था। उड़ान के एक सुचारू हिस्से के बाद ऊपर गरजते बादलों के अलावा विमान समूह को किसी भी हमले का सामना नहीं करना पड़ा। इससे प्रसेनजीत को राहत और डर दोनों का एहसास हुआ। हम लेवल 5 मार्क लेकर चल रहे हैं और वे राक्षस जानबूझकर हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये वाकई भयानक है। पोल्टू ने ठंडी हंसी हंसी। ये साफ है, उस राक्षस के लिए हम पहले से ही मरा हुआ मांस हैं। हालांकि राघव थोड़ा उलझन में था। उसने एक भीषण लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन इस अजीब शांति ने उसे और भी असहज कर दिया, क्योंकि इसका कोई तुक नहीं बनता था। यह अजीब है। तो क्या होगा अगर पूरा शहर अभी खाली कर दिया जाए? क्या वे तब हमला करेंगे या नहीं? यह इतना सरल नहीं है। प्रसेनजीत ने अपना चश्मा ऊपर किया। कैप्टन राघव, मैं सोच रहा था उस राक्षस को लेवल 5 मार्क जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपके शोध डेटा के अनुसार हजारों नियमित स्नोव्राथस भी अधिकतम लेवल 4 ही दर्ज करेंगे। अगर लेवल -5 मार्क एक विशेष संकेत है जिसे वह राक्षस केवल कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिए जारी कर सकता है, तो इसका मतलब समझ आता है। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। ध्रुवीय रात्रि के जीवों के लिए ये संभव है। इसलिए तुम सही कह रहे हो, हम इस मार्ग को लेकर ध्रुवीय रात्रि के क्षेत्र में, यहाँ तक कि उसके बाहरी घेरे में भी नहीं जा सकते। हम शायद ही बच पाएंगे, प्रसेनजीत ने गंभीरता से कहा। और एक और बात, उस एस क्लास राक्षस के प्रभाव की भी एक सीमा होगी। उसे नहीं पता कि हम खाली कर रहे हैं या रुक रहे हैं। उसके लिए कोई अंतर नहीं है। राघव ने सिर हिलाया। यदि हम भोपाल में रहते हैं तो हम उसका शिकार हैं, उसकी भेंट हैं। यदि हम उसके क्षेत्र को छोड़ते हैं तो हम अन्य ध्रुवीय रात्रि संस्थाओं का शिकार बन जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि यह जानवर एक वफादार गुर्गे की भूमिका बहुत अच्छी तरह निभा रहा है, पोल्टू ने उपहास किया। हमें एक उपहार की तरह परोसने के लिए इतनी मेहनत की। राघव चुप हो गया। अथाह पाताल, ध्रुवीय रात्रि, आखिर अंधेरे में ये कौन से जीव थे? वे विकसित हुए, दुनिया को रसातल की छाया से ढक दिया, और यह सब सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, मानव संहार। बीजेड
विमान के बाहर हलचल हुई और वह थरथराने लगा। जैसे जैसे उड़ान आगे बढ़ी, केबिन के अंदर का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। एम्परर प्रोजेक्ट के कई शोधकर्ताओं ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। इस समय पलाश और अल्लू एस्कॉर्ट समूह के कुछ सैनिकों के साथ केबिन में आए। उनके हाथों में विशेष रूप से बने धातु के बक्से थे, जिन्हें वे शोधकर्ताओं को बांट रहे थे। राघव, प्रसेनजीत और पोल्टू को भी एक एक बक्सा मिला। जब राघव ने अपना बक्सा खोला तो उसे मिला नाइट वॉकर्स संगठन का एक काला लबादा। डायरेक्टर यू ने विशेष रूप से इसका प्रबंध किया है, अल्लू ने समझाया। ये नाइट वॉकर्स का मिस्टर क्राउन क्लोएक है। विशेष सामग्री से बना, ये बुलेट प्रूफ है, अग्निरोधक है और कम दूरी तक उड़ने के लिए एक कठोर सतह में बदल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह डाक संस्थाओं द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करता है। पोल्टू ने अपनी भौहें सिकुड़ी और पलाश से पूछा, पुराने पलाश, तुम इन्हें अब क्यों बांट रहे हो? पलाश ने अल्लू के साथ एक नज़र साझा की और लाचारी से कहा, ऊपर से आदेश हैं। मुझे भी ठीक से नहीं पता क्यों। यह इतना जटिल नहीं है, राघव ने एक उलझी हुई नज़र के साथ लबादे को पकड़ते हुए कहा। अगर शहर छोड़ते समय हम पर हमला होता तो हमारे पास शहर की सुरक्षा और एस्कॉर्ट टीमें होतीं। लेकिन अब जब हम यहाँ बाहर हैं, हम अपने दम पर हैं। हमारे पास बस यही है। राघव ने जब लबादे पर हाथ फेरा तो पाया कि इसकी सामग्री और डिज़ाइन अत्यंत परिष्कृत थी। विशेष कॉम्पोजिट से बनी आपस में जुड़ी हुई हेक्सागोनल प्लेटें जो प्रकाश को सोखने में सक्षम लग रही थीं। रहस्यमयी। उसने अपने मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया और जल्दी से इसे स्कैन किया। स्कैन पूर्ण। टंगस्टन कार्बाइड फाइबर सामग्री का उपयोग करके हनीकॉम्ब मैट्रिक्स प्रोफाइल प्राप्त किया गया। उसने सेंसर स्विच दबाया, एक हल्का कर्ट प्रवाहित हुआ और पूरा लबादा एक ठोस एरोडायनेमिक ग्लाइडर पैनल में बदल गया। एक और स्विच और यह एक साधारण लबादे की तरह नीचे गिर गया। राघव चकित रह गया। ये डिज़ाइन शानदार था। उसने सोचा, शायद कुछ विशेष संशोधनों के साथ इसमें और भी क्षमता हो सकती है। हम लगभग पहुंच चुके हैं, कैप्टन राघव। टीम लीडर प्रसेनजीत। पलाश की आवाज़ कम्युनिकेटर के माध्यम से आई। राघव ने समय देखा। सुबह के 7:20। भोर होने में अभी भी 5 घंटे से अधिक का समय था, लेकिन दिन का उजाला खुद 4 घंटे से भी कम समय तक रहता था। त्राकामार आइस कैन्यन के किनारे पुराने रक्षा शिविर के तंबू आधे ढह चुके थे और बर्फ में दबे हुए थे। युद्ध क्षेत्र अब सफ़ेद चादर से ढका हुआ था, जिसके नीचे केवल स्नोव्रेथस की लाशों के ऊंचे ढेर दबे थे। परिवहन विमान और 6 फाइटर्स पुराने कैंप के खाली हिस्से में उतरे। जैसे ही हैच खुला, तेज हवा के झोंके और आसमान को निगल लेने वाले बर्फीले तूफान ने उनका स्वागत किया। जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। टेंट वापस लगाओ। तकनीकी टीम को यूनिट 01 के सिस्टम को फिर से तैनात करने के लिए समय चाहिए। हुश। राघव, अब मिस्टर क्राउन क्लोएक पहने हुए, पोल्टू के साथ विमान से उतरा। वे तुरंत अंधे कर देने वाली हवा और छाती तक गहरी बर्फ में घिर गए। उसने चट्टान की ओर देखा और उसे वह दिखा, चट्टान के ऊपर चुपचाप खड़ी एक विशाल आकृति, जिसका एक हाथ जमीन पर टिका था। यूनिट 01। वह बर्फ में संघर्ष करते हुए यूनिट 01 के दाहिने हाथ तक पहुंचा और ऊपर चढ़ गया। वो हेड कॉकपिट के नैनोसिरेमिक विजर में एक दरार थी जिससे हवा सीटी बजा रही थी। विजर लगभग आधा फटा हुआ था। नुकसान भयानक था। ये चीज़ इन्फिनिटी ट्रेन से भी मजबूत थी, फिर भी किसी चीज़ ने इसे फाड़ दिया था। राघव दरार के माध्यम से न्यूरल सिंक कॉकपिट के अंदर रेंग कर गया। अंदर टूटे हुए केबल लटक रहे थे। न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन उपकरणों में से एक कुचला हुआ था और लगभग आधे कॉकपिट में खून के छींटे थे, जैसे अंदर कुछ फट गया हो। रसायनों की तीखी गंध हवा में भरी थी। राघव ने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक अस्थायी धातु की प्लेट से उस छेद को बंद कर दिया, जिससे हवा का शोर कम हो गया। हे, पोल्टू ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे के भाव थोड़े जटिल थे। मेरे भाई का सामान ढूंढने के लिए धन्यवाद, और बैठक में मेरी योजना का समर्थन करने के लिए भी। राघव रुका, फिर मुस्कुराया। इसका जिक्र मत करो, तुम्हारी योजना ठोस है। यह मेचा हमारा पासा पलट सकता है। राघव ने गहराई से ध्यान केंद्रित किया और स्कैन शुरू किया। दबाव बहुत अधिक था। कम से कम ये सिर्फ कॉकपिट, बायां हाथ और कुछ ड्राइव घटक हैं। मुझे इसे चरणों में ठीक करना होगा। नीचे यूनिट 01 का बैकअप सिस्टम चालू हो गया। राघव ने अनुमान लगाया, सिर्फ कॉकपिट और यूनिफाइड ड्राइव मैकेनिज्म को स्कैन करने में 7-8 घंटे लगेंगे। मरम्मत में आसानी से 12 घंटे से अधिक। तेजी से। भोपाल में 31 तारीख की रात पहले ही आ चुकी थी। हंटिंग कॉप्स हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम का उपयोग दुश्मनों को लुभाने के लिए कर रहे थे। हर कोई कल रात से भी बदतर स्थिति का सामना कर रहा था। हर सेकंड मायने रखता था।
राघव ने कोल्ड डार्क रिएजेंट की एक शीशी निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी गया। राघव के गले से वह कड़वा रासायनिक स्वाद नीचे उतरा और उसके शरीर में एक उच्च घनत्व वाली ऊर्जा आग की तरह फैल गई। पाचन के जरिए अवशोषण करना इंट्रावेनस की तुलना में सुरक्षित था, लेकिन फिर भी झटके के कारण राघव का शरीर अनैच्छिक रूप से कांप उठा। लेकिन जल्द ही उस गर्मी ने एड्रेनालाइन जैसे फोकस का रूप ले लिया। उसका दिमाग तेज चलने लगा, दिल की धड़कन बढ़ गई और स्पष्टता पहले से कहीं अधिक पैनी हो गई। लानत है, ये हाई-एंड माल तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई घटिया देसी शराब गटकली हो। बड़बड़ाने के बावजूद राघव एकाग्रता में आए उछाल को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। भले ही यह कच्ची शारीरिक शक्ति न हो, लेकिन सतर्कता निश्चित रूप से बढ़ गई थी। ठंड को पीछे धकेलते हुए वह पूरी तरह से मेचा को स्कैन करने में डूब गया। भोपाल शहर, कयामत की तैयारी। दोपहर के 12:40 बज रहे थे। दिन का उजाला था। त्राकामार में बर्फीला तूफान और भीषण हो गया था, लेकिन भोपाल में सन्नाटा और भी भारी था। यहाँ कोई प्लान बी नहीं था, ये सिर्फ मौत तक की लड़ाई थी। शहर भर में फीनिक्स के ट्रक बिना रुके दौड़ रहे थे, तीनों रक्षा लाइनों तक गोला बारूद पहुंचा रहे थे। उत्तरजीविता काफिले मोर्चे को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी धातु का टुकड़ा मिल रहा था उसे उठा रहे थे। पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, इंजीनियरिंग कॉर्प्स के खुदाई करने वाले और हाइड्रोलिक हथौड़ों का शोर गूंज रहा था। गैस मास्क पहने सैनिक खायों में नेपाम चार्ज लगा रहे थे। दक्षिणी जिला, धमाकों की एक श्रृंखला के साथ कई ऊंची इमारतें ढह गईं। गिरते हुए कांच और मलबे ने सड़कों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था, जिससे वे प्राकृतिक किलाबंदी में बदल गई थीं। मिशेल चर्च कमांड सेंटर, कमांडर यू की नज़रें होलोग्राफिक सैंड टेबल पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। हमने सारा गोला बारूद भेज दिया है। इस बार हमारे पास रिजर्व में कुछ नहीं बचा, कमांडर यू ने बुदबुदाते हुए कहा। बहादुर अंदर आया और बोला, कम से कम हमने इन बचे हुए लोगों को हथियार चलाना तो सिखा दिया है। लेकिन ओल्ड कमांडर, क्या आपको नहीं लगता कि यह डूबते को तिनके का सहारा जैसा है? कमांडर यू ने कमांड स्टिक से नक्शे पर कुछ जगहों को छुआ। कल रात 6000 से अधिक लोग मारे गए, 40 से ज़्यादा काफिले पूरी तरह खत्म हो गए, और ये वो जगहें हैं जहां उन कीड़ों ने सुरंगें बनाई थीं। वे जमीन के नीचे से हमला कर रहे हैं। बहादुर ने ठंडी आवाज में कहा, हमारा एक ही रास्ता है, ब्लड स्कर्ज फ्लोरा का उपयोग करके उस चीज को सेंट्रल एवेन्यू पर खींचना। पिछली 2 मुठभेड़ों के आधार पर यह काम करना चाहिए। सेंट्रल एवेन्यू प्लाजा, हंटिंग कॉप्स 35 टीमें, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक रैम्पेज लेवल योद्धा कर रहा था, वहां एकत्रित थीं। तेज, कीकी, ली जुन, सुदीप और प्रजेश मुख्य हमले की टीम में सबसे आगे थे। तेज हवा में तैर रहा था, उसने एक विशेष बैटल सूट पहना था जो बर्फबारी के साथ खुद को ओझल कर सकता था। उसने सभी को नाइटवॉकर्स द्वारा दिए गए विशेष सामरिक चश्मे पहनने का निर्देश दिया, जो वास्तविक समय में युद्ध क्षेत्र का 3D मैप दिखा रहे थे। कीकी ने अपनी होलोग्राफिक डिस्प्ले को छूते हुए कहा, ये चीज़ मज़ेदार है टिल्ड, क्या मुझे बाद में राघव के लिए एक ले जानी चाहिए? तेज की आवाज़ सबके कान में गूंजी, सुनो, कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा, कोई अकेला नहीं लड़ेगा। अगर तुमने ग्रुप से अलग होने की कोशिश की तो मारे जाओगे। अपने स्क्वाड लीडर के आदेश का पालन करें। समझ गए, समझ गए, समूह एक सुर में चिल्लाया। इन्फिनिटी ट्रेन की तरफ से सुमी, चिराग, अनुष्का और रुबीना एक टीम में थे, जिनका नेतृत्व स्पार्क नाइटवॉकर करीना कर रही थी। रात होने में 5 घंटे बाकी हैं। अपनी सुरक्षा घेरा तैयार करना शुरू करें। तेज ने कीकी की ओर देखा। हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम एक विशेष कंटेनर में सुरक्षित था। कीकी ने इसे टेलीकिनेसिस से उसकी ओर बढ़ाया। तेज ने धातु के टुकड़ों से एक चेन बनाई और कंटेनर को अपनी तरफ कस लिया। बस सावधानी के लिए ठिकानों के बीच हलचल शुरू करते हैं। अपनी शक्तियों का उपयोग रक्षा पंक्तियों को और मजबूत करने के लिए करो। ली जुन ने अपना हाथ उठाया और हवा से बर्फ के क्रिस्टल का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। बिल्कुल सही, चलो चलते हैं। 1530 त्राकामार आइस कैन्यन। एक मैकेनिकल आर्म ने विशाल स्मारक कोर को उठाया और उसे पांडु यूनिट 01 के कॉकपिट के नीचे स्लॉट में फिट कर दिया। विहर हिस्र मेचा यूनिट खुद को वापस सील करने लगी। प्रसेनजीत के मोबाइल टर्मिनल पर सेल्फ चेक प्रोग्रेस बार भरने लगा। कैप्टन राघव, ये हो गया। अब कोर रीहीट इग्निशन की बारी है। क्लैंग, विहर यूनिट 01 के दोहरे परमाणु समलन टर्बाइन इंजन, जो अभी भी आंशिक रूप से जमे हुए थे, नीली चेरेनकोव रेडिएशन उत्सर्जित करने लगे। उसके सीने के रिएक्टर में नियोबियम टाइटेनियम सुपरकंडक्टिंग लूप गर्म होने लगा, जिससे आसपास की बर्फ कुछ ही सेकंड में पिघल गई। एक अजीब ऊर्जा की लहर बाहर की ओर फैल गई।
अंदर पोल्टू न्यूरोसिन ड्राइविंग आर्मर पहने सिस्टम चेक कर रहा था। राघव कोने में बैठा था, उसका मैकेनिकल हॉट अभी भी स्कैनिंग में व्यस्त था। स्कैन प्रगति 73%। 1740 सूर्यास्त से 10 मिनट पहले त्राकामार कैंप में प्रसेनजीत और उसकी टीम अंतिम तैयारियों में व्यस्त थी। तभी पलाश और उसकी सुरक्षा टीम वहां पहुंची। प्रसेनजीत ने गौर किया कि पलाश की टीम ने वे मिस्टर क्राउन क्लोइक धुंध वाले लबादे नहीं पहने थे जो बाकी सबको दिए गए थे। तुम नाइट वॉकर्स बड़े कंजूस हो क्या? तुम्हारे अपने लोगों के पास ये लबादे क्यों नहीं हैं? प्रसेनजीत ने पूछा। पलाश ने एक गहरी सांस ली। हमारा मिशन अलग है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमने कमांडर यू के साथ चर्चा की है। हमें लगता है कि हवाई हमले का बड़ा खतरा है। चूंकि हम सभी पर लेवल 5 मार्क है, इसलिए हम इन लबादों का उपयोग सिग्नल तीव्रता में अंतर पैदा करने के लिए करेंगे। हम खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। प्रसेनजीत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम मजाक कर रहे हो? तुम मारे जाओगे। हमें पता है। अल्लू ने उसकी बात काट दी। अगर 1% भी सफलता की संभावना है तो ये काफ़ी है। पलाश अपने 5 पायलटों के साथ लाइटनिंग 2 लड़ाकू विमानों की ओर बढ़ा। उसने विमान की सभी लाइटें चालू कर दीं। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, आसमान में इतना शोर और रोशनी पैदा करना कि लेवल 5 के सिग्नल को ट्रैक करने वाले राक्षस कैंप की शांति के बजाय उनके विमानों की ओर खींचे चले आएं। टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाओ, पलाश ने शांति से आदेश दिया। सभी लाइटें जलाओ। 1000 मीटर की ऊंचाई पर घेरा बनाओ। हमारा लक्ष्य उन राक्षसों का ध्यान खींचना है। अगर हम सफल हुए तो बाकी बचे लोग कैंप को छोड़कर सुरक्षित निकल जाना। भोपाल अंतिम युद्ध की शुरुआत 1750 सूर्यास्त। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, भोपाल शहर के ऊपर का आसमान खून जैसा लाल और फिर स्याह काला हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज़ भी गूंज रही थी। अचानक सेंट्रल एवेन्यू के बीचों बीच रखा हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम कंटेनर से बाहर निकला। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलीं और एक ऐसी गंध निकली जिसने पूरे शहर के नीचे सोए हुए राक्षसों को पागल कर दिया। भुर्रर्र, जमीन के नीचे से कंपन शुरू हुआ। त्राकामार आइस कैन्यन, बलिदान की ज्वाला। आसमान में पलाश ने देखा कि रडा पूरी तरह लाल हो चुका था। विमान संख्या 3, 4, 5 और 6 पलक झपकते ही आग के गोलों में बदल गए। विंग डीमंस का झुंड किसी भूखे टिड्डल दल की तरह उन पर टूट पड़ा था। पलाश ने अपने विमान को पूरी ताकत से ऊपर की ओर खींचा। उसने चिल्लाकर कहा, मुझ पर ध्यान दो कमबख्तों, यहाँ हूँ मैं। वह जानबूझकर अपनी नेविगेशन लाइटें पूरी चमक पर जलाए हुए था ताकि नीचे कैंप में मौजूद राघव और यूनिट 01 सुरक्षित रह सकें। उसके पीछे हजारों लाल आंखें मौत बनकर दौड़ रही थीं। भोपाल शहर, प्रलय का आगाज। शाम के 5:50 पूर्ण अंधकार। जैसे ही पोलर नाइट ने शहर को अपनी आगोश में लिया, सन्नाटा एक डरावनी गूंज में बदल गया। सेंट्रल एवेन्यू पर तेज ने अपनी चुंबकीय शक्ति का उपयोग करके ली जुन, प्रजेश और सुदीप को धातु के बेल्टों के जरिए खुद से जोड़ लिया था, जिससे वे हवा में एक साथ युद्धाभ्यास कर सकें। उत्तर में पूनम अपने ब्लैक ईगल सूट में टर्मिनल की छत पर तैनात थी। राजिता का फायर गॉड मेचा इंजन की गड़गड़ाहट के साथ तैयार था। दक्षिण में आमिर की सेना कब्रिस्तान जैसी खामोशी के साथ मौत का इंतजार कर रही थी। भुर्रर्र विम्मम, इमारतों के शीशे कांपने लगे। जमीन के नीचे से आने वाला कंपन इतना तेज था कि फुटपाथ फटने लगे। वह कीड़ा फिर आ गया है। वह हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम के लिए आ रहा है, कीकी ने अपनी मानसिक ढाल को मजबूत करते हुए कहा। लेकिन ली जुन, जो अपनी जल शक्ति से हवा की नमी को महसूस कर रहा था, अचानक जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रुको, ये सिर्फ एक कंपन नहीं है। तेज ने भी हवा के दबाव में बदलाव महसूस किया। ऊपर से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। यह आवाज़ ज़मीन के नीचे से नहीं, बल्कि सीधे आसमान से आ रही थी। बर्फीले तूफान को चीरते हुए एक विशाल, लंबी काली परछाई बिजली की गति से नीचे की ओर गिरी। वह इतनी विशाल थी कि उसने सेंट्रल एवेन्यू की 2 गगनचुंबी इमारतों के बीच के पूरे आकाश को ढक लिया। युद्ध का मैदान। क्षेत्र मुख्य कमांडर बल स्थित सेंट्रल एवेन्यू तेज की हंटिंग कॉप्स एलीट जाल बिछाया गया। उत्तरी टर्मिनल पूनम बहादुर फायर गॉड मेचा पैदल सेना हाई अलर्ट। पूर्वी औद्योगिक कमांडर यू अलायंस फोर्सेस से भारी घेराबंदी। दक्षिणी स्टेशन आमिर टैंक और आर्टिलरी स्थिर रक्षा। धमाका, वह काली चीज जमीन से टकराई जिससे पूरी सड़क एक झटके में मलबे में तब्दील हो गई। धूल और बर्फ के गुबार के बीच से एक ऐसी आकृति उभरी जिसने अनुभवी योद्धाओं के भी पसीने छुड़ा दिए। ये वह कीड़ा नहीं था जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। ये कुछ और ही था। ओह नहीं, ऊपर देखो, पीछे हटो, तेज की चीख हवा में गूंजी।
उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी चुंबकीय शक्ति का उपयोग करके पास के 4 योद्धाओं को हवा में उछालकर पीछे फेंक दिया। वूश वूश वूश, सभी 35 दस्ते एक साथ बिखरे, कोई उड़ रहा था, कोई दीवारों पर चढ़ रहा था, तो कोई इमारतों के बीच छलांग लगा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। अगले ही पल वह विशाल छाया सेंट्रल एवेन्यू की छाती पर आ गिरी। धमाका, जैसे कोई उल्कापिंड टकराया हो। टक्कर इतनी भीषण थी कि उससे निकली शॉकवेव ने आसपास की 3 गगनचुंबी इमारतों को खिलौनों की तरह तोड़ दिया। 200 से 300 मीटर ऊंची ये इमारतें बीच से 2 टुकड़ों में कट गईं। कीकी, तेज और बाकी योद्धा जो हवा में थे उस शॉकवेव की चपेट में आ गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। यह कोई नया हमला नहीं था, यह एक संदेश था। उत्तरी शहर के बाहर जो अथाह कीड़ा मरा पड़ा था, उसे किसी चीज ने 1000 मीटर की ऊंचाई से उठाकर सीधे भोपाल शहर के बीचों बीच फेंक दिया था। गड़गड़ाहट, धमाके की लहर ने सेंट्रल एवेन्यू के आधे हिस्से को मलबे के ढेर में बदल दिया। धुएं और बर्फ का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। विश्लेषण, एक खौफनाक संकेत। उस विशाल कीड़े की लाश को फेंकने का मतलब साफ था, आसमान में कोई ऐसी चीज है जो एक एस क्लास जीव को भी कचरे की तरह फेंकने की ताकत रखती है। महत्वपूर्ण स्थिति, सेंट्रल एवेन्यू पूरी तरह मलबे में तब्दील। जाल ट्रैप नष्ट हो चुका है। हंटिंग कॉप्स बिखरे हुए हैं लेकिन जीवित हैं। त्राकामार राघव स्कैन अब 92% पर है। पलाश के विमानों का सिग्नल तेजी से कम हो रहा है। अध्याय 283, युद्ध का आगाज। गड़गड़ाहट, भोपाल शहर में किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि रात होने के बाद प्रकट होने वाली पहली डरावनी सत्ता उस पहले से ही मृत अथाह कीड़े की लाश होगी। उस भीषण प्रभाव के नीचे सेंट्रल एवेन्यू का आधा हिस्सा पल भर में समतल हो गया। कीड़े का विशाल काला शरीर टकराते ही बिखर गया, उसका जमा हुआ मांस और पत्थर जैसा अवशेष घर्षण की उच्च गर्मी में पिघलकर सैकड़ों मीटर ऊंचे फव्वारे की तरह आसमान में फूट पड़ा। एक ही झटके में धुआं और बर्फ किसी परमाणु विस्फोट की तरह उमड़ पड़े, जिसने पूरे आसमान को एक विशाल स्मोक स्क्रीन धुएं की चादर की तरह ढक लिया। धरती को हिला देने वाले ये झटके पूरे 1 मिनट तक जारी रहे। तेज की टीम तेजी से हवा में पीछे हटी, उनके चेहरे पत्थर जैसे सख्त थे। जैसे ही उसने अपनी होलोग्राफिक बैटल स्क्रीन पर देखा, उसका दिल बैठ गया। हंटिंग कॉप्स के 35 में से 3 दस्ते पल भर में गायब हो चुके थे। टीम्स 12, 15, 29 अपनी स्थिति रिपोर्ट करें। तेज चिल्लाया। कज़ज्ड, संचार चैनल पर केवल स्टैटिक शोर गूंज रहा था। शेष 32 टीमों के सदस्यों के चेहरे काले पड़ गए। टीम 12, कैप्टन प्रभास एक ढही हुई इमारत के नीचे दब गए हैं। हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हम में से सिर्फ 4 बचे हैं। टीम 29, सिर्फ मैं ही बाहर निकल पाया हूं। तभी कुछ आवाजें अंततः चैनल के माध्यम से आईं, लेकिन वे केवल और अधिक बुरी खबरें लेकर आईं। युद्ध क्षेत्र का विश्लेषण, इस प्रारंभिक हमले ने भोपाल की रक्षा रणनीति को हिलाकर रख दिया है। ये हमला किसी जीव ने नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण और शुद्ध द्रव्यमान का उपयोग करके एक हवाई बमबारी की तरह किया गया था। रणनीतिक क्षति, सेंट्रल एवेन्यू पर बिछाया गया हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम का जाल अब मलबे के नीचे है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, शिकारियों को अब एहसास हो गया है कि वे किसी जमीनी जानवर से नहीं, बल्कि आसमान में छिपे एक कठपुतली मास्टर से लड़ रहे हैं। तेज की आंखों में ठंडी चमक थी। उसने मलबे और धुएं के बीच से उभरते खतरे को देखा। ये केवल एक हमला नहीं था, ये पूरी तरह से नरसंहार का ब्लूप्रिंट था। भोपाल का आकाश, आग की बारिश। जैसे ही लाशों वाले कौवों का झुंड काली बारिश की तरह नीचे गिरा, आसमान किसी डरावनी फिल्म के दृश्य में बदल गया। ये केवल पक्षी नहीं थे, बल्कि उड़ते हुए जैविक हथियार थे। खतरा, इनके शरीर में मौजूद परजीवी धागा कृमि लोहे और स्टील को वैसे ही गला देते हैं जैसे तेजाब कागज को। जवाब, प्रोजेश और कीकी ने आसमान को आग की लपटों से भर दिया। हवा में जलते हुए मांस की गंध फैल गई, लेकिन कौवों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे आग की दीवारों को चीरकर नीचे गिर रहे थे। पूर्वी जिला, इस्पात का नरक। जब तेज और उसकी टीम स्टील वर्क्स की ओर बढ़ी तो नज़ारा दिल दहला देने वाला था। आर्कटिक विंड एलायंस का मुख्य आधार अब एक कत्लखाने में बदल चुका था। जमीन फाड़कर निकले विशाल अथाह कीड़े ने एक ही झटके में उन लिविंग कैरेज को निगल लिया था जिनमें मासूम लोग छिपे थे। ली जुन की चीख हवा में गूंज गई, लेकिन तेज ने उसे संभाला। युद्ध की स्थिति, मैग्नेटिक स्ट्राइक। तेज ने मलबे से कई टन वजनी स्टील के बीम उठाए। फायर एनहांसमेंट, सुदीप ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी, जिससे वे बीम सफ़ेद गर्म जलते हुए भालों में बदल गए। इम्पैक्ट, वे जलते हुए बीम कीड़े के सख्त खोल को चीरते हुए उसके मांस में धंस गए। कीड़ा दर्द से छटपटाया, जिससे आसपास की और भी इमारतें ढह गईं। त्राकामार आइस कैन्यन, अंतिम उल्टी गिनती।
उधर भोपाल से दूर बर्फीली घाटी में पलाश का विमान एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह नीचे गिर रहा था। उसके पीछे हजारों विंग डीमंस लगे थे। यूनिट 01 के कॉकपिट के अंदर राघव की उंगलियां होलोग्राफिक इंटरफेस पर बिजली की गति से चल रही थीं। स्कैन प्रगति 99%, 100%, सिस्टम चेतावनी, न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन सक्रिय। क्या आप ओवरराइड करना चाहते हैं? राघव ने देखा कि पलाश के विमान का रेडियो सिग्नल टूट रहा था। उसने बिना किसी झिझक के कोल्ड डार्क रिएजेंट का प्रभाव महसूस किया और कन्फर्म बटन पर मुक्का मारा। यूनिट 01 की छाती में लगा परमाणु सम्मेलन रिएक्टर एक नीली रोशनी के साथ पूरी तरह जाग उठा। विशाल रोबोट की आंखें, जो अब तक बेजान थीं, एक भयानक सुनहरी चमक से जल उठीं। तेज का शरीर हवा में स्थिर हुआ, उसकी आंखें नीली विद्युत ऊर्जा से चमक रही थीं। उसने अपने दोनों हाथ नीचे की ओर फैलाए और अपनी पूरी चुंबकीय शक्ति को जमीन की गहराई में झोंक दिया। हम स्टीलवर्क्स के मलबे के नीचे दबे हुए हजारों टन लोहे के सरिये, गर्दर और मशीनरी के हिस्से जमीन फाड़कर ऊपर आने लगे। तेज उन्हें केवल उठा नहीं रहा था, वह उन्हें एक विशाल धात्विक भंवर में बदल रहा था। ली जुन, अभी! तेज चिल्लाया। ली जुन ने हवा की नमी को सोखा और उस धात्विक भंवर के बीच तरल नाइट्रोजन जैसी ठंडी हवा का झोंका मार दिया। सेकंडों के भीतर वह भंवर एक विशाल कटीली बर्फीली दीवार में बदल गया, जिसने उस गड्ढे को सील कर दिया जहां से छोटे कीड़े बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। भोपाल, जाल बिछाया जा चुका है। टीम 2 अब हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम को लेकर शहर के मध्य की ओर तेजी से बढ़ रही थी। जमीन के नीचे से आता कंपन किसी समुद्री लहर की तरह उनका पीछा कर रहा था। ये दृश्य किसी हॉरर फिल्म जैसा था। बर्फीली सड़कों के नीचे की कंक्रीट किसी चादर की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन तभी कमांडर यू की आवाज़ संचार चैनल पर गूंजी, जिसमें घबराहट साफ थी। तेज, की अपनी स्थिति छोड़ो, रडार पर देखो। आसमान से जो कीड़ा गिरा था वह कोई हमला नहीं था, वह एक पुल था। कीड़े की लाश के अंदर से हजारों वैक्यूम स्केल कीट निकल रहे हैं। वे शहर के पावर ग्रिड को खा रहे हैं। अचानक पूरे भोपाल शहर की बत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। रक्षा पंक्तियों की ऑटो कैनन गन और रडार ठप होने लगे। त्राकामार आइस कैन्यन, यूनिट 01 का उदय। उधर बर्फीली घाटी में पलाश का विमान जलता हुआ नीचे गिर रहा था। तभी एक ऐसी आवाज आई जिसने तूफान के शोर को भी मात दे दी। क्रेक, बूम! पेंग्यू यूनिट 01 की विशाल आकृति बर्फ की परतों को तोड़ते हुए खड़ी हो गई। उसकी आंखों की सुनहरी चमक ने पूरी घाटी को रोशन कर दिया। राघव ने कॉकपिट के अंदर न्यूरल लिंक के तीव्र दर्द को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग हजारों सुइयों से बिंध गया हो। पोल्टू, बूस्टर चालू करो, हमें पलाश को पकड़ना होगा, राघव चिल्लाया। यूनिट 01 के पीछे लगे 4 विशाल थ्रस्टर्स नीली लपटों के साथ फटे। 50 मीटर ऊंचा यह विशालकाय रोबोट एक झटके में 300 मीटर ऊपर कूद गया। वर्तमान स्थिति: भोपाल शहर अब पूरी तरह अंधेरे में डूब गया है। वैक्यूम स्केल कीट बिजली के उपकरणों को नष्ट कर रहे हैं। सेंट्रल एवेन्यू अथाह कीड़ा जाल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब बिना बिजली के रक्षा पंक्तियां कमजोर पड़ गई हैं। त्राकामार, राघव ने पहली बार यूनिट 01 को हवा में उछाल दिया है, लेकिन पलाश का विमान जमीन से टकराने के बेहद करीब है। नीचे देखो। जैसे ही स्क्वाड 32 की कैप्टन ने उन मिनी ड्रोन्स की ओर हाथ बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे की जमीन किसी कागज की तरह फट गई। कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उछल गए और धूल के गुबार के बीच से एक विशाल, चिपचिपा और दांतों से भरा जबड़ा बाहर निकला। यह अथाह कीड़ा था। वह हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम की गंध का पीछा करते हुए सीधे पाक के मुहाने पर प्रकट हुआ था। भोपाल, युद्ध का चरम। पूरा शहर अब एक दहकती हुई भट्टी बन चुका था। जहां एक तरफ हंटिंग कॉप्स उस फूल को एक रिले रेस की तरह एक दूसरे को सौंप रहे थे ताकि कीड़े को शहर के केंद्र तक खींच सकें, वहीं दूसरी तरफ शहर की रक्षा दीवारें नरक का सामना कर रही थीं। आसमान 30,000 टन का ड्रेडनॉट क्लास वाहक अपनी तोपों से विंग डीमंस के झुंड को चीर रहा था। प्लाज्मा बीम और रेल कैनन के धमाकों से रात का अंधेरा नीली और नारंगी रोशनी में नहा गया था। जमीन, सुमी, चिराग और अनुष्का जैसे योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर स्नो फिएंड्स की लहरों को रोक रहे थे। अनुष्का के मुक्कों की मार से हवा में सोनिक बूम पैदा हो रहे थे, जो राक्षसों के मांस को चिथड़ों में बदल रहे थे। त्राकामार आइस कैन्यन, पांगू का प्रहार। इसी बीच भोपाल से सैकड़ों किलोमीटर दूर राघव ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्रेक फोम। यूनिट 01 के पैर जैसे ही जमीन से टकराए, पूरी घाटी कांप उठी। राघव ने देखा कि पलाश का जलता हुआ विमान जमीन से केवल 100 मीटर ऊपर है। पकड़ लिया, राघव ने चिल्लाकर मैनुअल लीवर को अपनी ओर खींचा। यूनिट 01 के विशाल यांत्रिक हाथ ने हवा में गोता लगाते हुए पलाश के
विमान के पंख को थाम लिया। धातु के रगड़ने की चीख सुनाई दी, लेकिन राघव ने जेट की गति को अपने रोबोटिक शरीर के वजन से नियंत्रित कर लिया। कैप्टन राघव, आपने कर दिखाया, पलाश की कांपती आवाज़ रेडियो पर आई। राघव के चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखों में कोल्ड डार्क रिएजेंट की वजह से लाल नसें उभर आई थीं। अभी जश्न मत मनाओ पलाश। देखो ऊपर, आसमान में, बादलों के बीच वह काला कांटा अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसने भोपाल को छोड़ दिया था और अब वह सीधे यूनिट 01 की नई ऊर्जा की ओर खींचा चला आ रहा था। ये युद्ध का वह क्षण था जहां भोपाल की किस्मत एक धागे से लटक रही थी। अथाह कीड़े को जमीन में कीलों की तरह गाड़ दिया गया था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। भोपाल का चक्रव्यूह, हंटिंग कॉप्स का प्रहार, तेज की नसें खींच रही थीं। 10 विशाल स्टील बीम को चुंबकीय शक्ति से थामे रखना ऐसा था जैसे किसी क्रेन को अपने हाथों से रोकना। कीकी की मानसिक शक्ति ने कीड़े के दिमाग पर इतना दबाव डाल दिया था कि वह अपनी दिशा भूलने लगा था। प्लाज्मा स्ट्राइक, नीली रोशनी की 30 किरणें कीड़े के मांस को पिघला रही थीं। जलते हुए मांस की गंध पूरे शहर में फैल गई। हवाई संकट, ऊपर आसमान में विंग डीमंस का घनत्व इतना बढ़ गया था कि अब लाइटनिंग दो जेट्स भी उन्हें नहीं रोक पा रहे थे। वे एक जीवित काली चादर की तरह नीचे की ओर गोता लगा रहे थे। त्राकामार घाटी, पांगू का पहला प्रहार। भोपाल की तबाही के बीच त्राकामार घाटी में राघव ने यूनिट 01 के न्यूरल लिंक को पूरी तरह खोल दिया। उसका दिमाग और मशीन अब एक थे। सिस्टम सक्रिय, न्यूक्लियस वॉर्ड। यूनिट 01 के दाहिने हाथ से एक विशाल यांत्रिक तलवार निकली, जिसमें से चेरेनकोव विकिरण की नीली लपटें निकल रही थीं। राघव ने देखा कि वह काला कांटा अब बादलों को चीरकर सीधे उस पर गिर रहा था। पलाश, नीचे रहो। राघव ने बूस्टर्स को अधिकतम पर सेट किया। यूनिट 01 ने एक ऐसी छलांग लगाई कि आसपास की बर्फ पिघलकर भाप बन गई। हवा में ही उसने अपनी तलवार घुमाई। आर्क ऑफ एटम्स, नीली ऊर्जा का एक विशाल अर्धचंद्राकार प्रहार उस काले कांटे से टकराया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि त्राकामार घाटी का नक्शा ही बदल गया। लेकिन जैसे ही धुआं हटा, राघव की सांसें थम गईं। वह काला कांटा टूटा नहीं था, वह खुल रहा था। वह एक जीव था जिसके हजारों पैर और आंखें अब यूनिट 01 की ओर मुड़ रहे थे। प्रोजेश की आंखों में एक दीवानगी भरी चमक थी। उसने अभी अभी थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों को अपनी आग की शक्ति के साथ जोड़ा था, जिससे उसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन युद्ध का मैदान अभी और भी भीषण होने वाला था। भोपाल, नरक की ज्वाला। प्रोजेश के उस फ्लेमब्लेड ने अथाह कीड़े की पीठ पर जो घाव किया था, उससे काला खौफनाक खून लावा की तरह बहने लगा। कीड़ा दर्द और गुस्से से पागल होकर पूरी ताकत से छटपटाया। कीकी का पराक्रम। कीकी ने केवल प्रोजेश को ही नहीं संभाला, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति से मलबे के भारी टुकड़ों को उठाकर कीड़े के घाव के अंदर धकेल दिया ताकि उसे और अधिक नुकसान हो। सुदीप का प्रहार। सुदीप ने देखा कि कीड़े का आंतरिक हिस्सा अब दिखाई दे रहा है। उसने अपनी ऊर्जा को संचित किया और एक सनबस्ट प्रहार सीधे उस खुले घाव के अंदर दाग दिया। धमाका। कीड़े के शरीर के अंदर से आग की लपटें निकलने लगीं। वह अंदर से जल रहा था। लेकिन तभी रडार पर एक नई चेतावनी गूंजी। चेतावनी, वायुमंडलीय दबाव में भारी गिरावट। आसमान की ओर देखो। त्राकामार घाटी, पांगू यूनिट 01 बनाम ब्लैक थॉर्न। उधर घाटी में राघव ने देखा कि वह काला कांटा अब पूरी तरह खुल चुका था। यह एक स्काई स्कॉर्पियन स्काई जैसा था, जिसके सैकड़ों नुकीले पैर हवा को चीर रहे थे। राघव ने यूनिट 01 के न्यूक्लियर रिएक्टर को ओवरलोड पर सेट किया। पोल्टू, सभी सहायक इंजनों को मुख्य तलवार की ओर मोड़ दो। हम इसे एक ही वार में खत्म करेंगे। यूनिट 01 की एटॉमिक स्वॉर्ड अब इतनी तेज चमक रही थी कि उसने पूरी त्राकामार घाटी को दिन की रोशनी जैसा रोशन कर दिया। राघव ने एक विशाल परवलयिक छलांग लगाई और सीधे उस जीव के केंद्र पर प्रहार किया। क्रेक, बूम। तलवार उस जीव के अभेद्य कवच से टकराए। परमाणु ऊर्जा और उस रहस्यमयी सत्ता के बीच जो टक्कर हुई, उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा की, जिससे आसपास के सभी रडार और संचार उपकरण एक पल के लिए ठप हो गए।